बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच बात के साथ नुसरत मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल इसलिए है कि हम सकूत ढाका पर या सकूत मशरक़ी पाकिस्तान पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो कि अब यानी 1971 से लेकर अब तक का जो अरसा था हमने बड़ी अजियत में गुजारा है। और हम आज भी हमारे जो लाखों की तादाद के अंदर जो हमारे जो भाई हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया था, वो आज भी वहाँ बांग्लादेश में मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए दुआ भी करते हैं और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जाने के दाई भी हैं। लेकिन हमारे हुकूमत की तरफ से हमें यानी उनको लाने के लिए जो काविशें हैं वो नज़र नहीं आती। अगरचे नवाज शरीफ साहब ने, जब मैं उनका मुशीर था तो उससे पहले जब मैंने इनको ख़त लिखा था और एक मजमून भी लिखा था, तो उन्होंने मुझे बाकायदा लिख कर, मैं अपने हाथ से तहरीर से लिख कर दिया था कि मैं इतना ही फ़िक्रमंद हूँ, मैंने रिपेटेशन के लिए जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी हैं जितना कि आप हैं, और मैं जब आऊँगा तो हुकूमत में मैं उनको ले आऊँगा। तो ये बात जब मैंने याद दिलाई तो फिर ये जो बहुत से लोग आए जो कि फिर मैंने लाहौर में रहाइश पजीर हुए, वो उनकी काविशों से आए थे। तो इसके बाद में मैंने पंजाब तो तैयार था उनको लेने के लिए, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की तहरीक का हिस्सा हैं और वो मतलब पंजाब के लोग जो हैं इसकी कदर करते थे। और उन्होंने कहा साहब ये यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन सिंध के अंदर इसके अंदर इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ। वो कहा कि ये लोग फिर किसी न किसी तरह से भी पंजाब में बसा लें या कहीं भी बसा लें आप इनको, ये फिर वापस कराची आ जाएंगे और इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो इस मुनासबत से वो सियासत की नज़र हो गया। लेकिन ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये बात यूँ करनी चाहिए कि जो हमारे दुश्मनान पाकिस्तान थे वो इनकी पुष्पनाई कर रहे थे और इसकी वजह से वो लोग नहीं आ सके आज भी। और एक दफ़ा ये हुआ कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि मैं जो है नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन का बोर्ड ऑफ गवर्नर का 10 साल तक मेंबर रहा हूँ। तो वो फिर मुझे वहाँ जाकर उनसे कहना पड़ा कि भाई आप पहले कम से कम यहाँ की शरीयत तो कबूल कर लें, तो वरना तो फिर बाद में यहाँ की शरीयत भी जाएगी और वहाँ की भी जाएगी, वहाँ पर आना मुश्किल हो गया है। तो वो शिकायत भी उन्होंने की आकर मजीद निज़ामी साहब से, जो कि नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरमैन थे, कि मिर्ज़ा साहब ने आगे ये बात की, लेकिन उससे ज़्यादा कोई अच्छी तरकीब नहीं हो सकती थी। तो आज हम उसकी याद में, उसके गम में, हम आज यहाँ सबके सब बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। और बहुत ही एक जो आज की जो हमारी जो तरतीब है जो मेहमानान गिरामी की, वो हम बेस पे चले गए हैं, यानी बहुत उस सतह पर चले गए जहाँ पर जो इन लोगों के वो लोग हमने शामिल किए हैं इस गुफ्तगू में, सिवाय हसन हबीब साहब के जो कि सफ़ीर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के और उस्ताद भी हैं। अदरवाइज़ जितने भी जो भी हमारे जो मेहमान गिरामी हैं 3, वो सब के सब उनका ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से हैं। उन्होंने 2 मरतबा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। इसलिए मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने उनको ये कहा, लफ्ज़ ख़िताब दिया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 कुर्बानियाँ दी। हमने तो जो दिल्ली से आए थे या कहीं और से आए थे, आगरा से आए हैं या लखनऊ से आए हैं या मद्रास से आए हैं, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा कुर्बानी दी। तो इस लिहाज से हमारे लिए बहुत मोहतरम और बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं जो भी हमारे बिहारी भाई हैं। वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए उन्होंने एक दफ़ा उन्होंने मैंने बिहार से एक दफ़ा किया था। जब बिहार की फ़ाइल पर, ये बात भी मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि बिहार की फ़ाइल पर पाकिस्तान बना था। ये बात बहुत से लोगों को इल्म नहीं है, क्योंकि जब बिहार में फसादात हुए तो कायदे वो फ़ाइल लेकर गए और उनसे गोरों के सामने पेश किया। तो फिर बाद में पाकिस्तान की बात को उन्होंने ज़हनी तौर पर तस्लीम करना शुरू किया। और ये दलील दी गई है पाकिस्तान और इंडिया जो है, हिंदू जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। इनके दोनों के अलग अलग, इनके अज़ान अलग हैं, इनके मज़हब अलग है, इनके आदात व त्योहार अलग है, साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, अनसों में थी। इसके बाद में मैं अब अपनी इस इब्तिदाइया को, क्योंकि बहुत तवील हो गया है, इसको मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और अपने मेहमान गिरामी का तारुफ़ कराता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे दाएँ जाने मोहम्मद मुमताज़ अंसारी साहब हैं। ये चेयरमैन है मुहब्बान पाकिस्तान फाउंडेशन के। यहाँ भी उन्होंने बाहरी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को मुहब्बान पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उसकी हम कदर करके को बड़ी निगाह से देखते हैं। उनके साथ हमारे दोस्त रज़ी आलम साहब एडवोकेट हैं, वो तशरीफ़ फरमा है। मैं दोनों हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। और उनके साथ इधर आखिर में मैं एंड में जो मेरे लेफ़्ट साइड पर जो बैठे हैं शकील अहमद साहब हैं, डॉक्टर हैं, समाजी रहनुमा हैं, PTI के इनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो बिहार से भी ताल्लुक़ है। तो इस लिहाज से उनको हमने यहाँ बुलाया है। और उसके आखिर में जो मेरे साथ जो बैठे हुए हैं जनाब सैयद हसन हबीब साहब हैं, हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मेहरबान हैं, सफ़ीर रहे हैं बहुत से हमारे शुमाली कोरिया में, रूस में कौंसल जनरल रहे हैं, मोरक्को में रहे हैं, जर्मनी में रहे हैं, बहुत जगह रहे हैं। अब उस्ताद भी हैं, अपना इल्म जो है वो बाँट रहे हैं, तो उनको हम
खुशामदीद कहते हैं, और आप दोनों को आपको भी गुफ्तगू कर लेते हैं, मुमताज़ साहब से करते हैं। मुमताज़ साहब, आप देखिए, एक तो ये कि आपका ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि आप जो है हर साल मशरक़ी पाकिस्तान की याद में एक बड़ा जलसा करते हैं औरंगी में, उसको हम कदर की निगाह से देखते हैं और उसको आपको ख़राज तहसीन पेश करते हैं। उसके सिलसिले में आप फरमाएँ जो भी आप फरमाना चाहते हैं। जी सर, ये 16 दिसंबर को जो हम हर साल ये चिराग जलाते हैं, उसकी वजह ये है कि वहाँ जो 1971 में लाखों की तादाद में उर्दू बोलने वाले हमारे भाई, जिनको उर्फ़ आम में बिहारी कहा जाता है, वहाँ मुक्ति बाहिनी और भारतीय अफवाज के हाथों शहीद हुए थे। तो इस चीज़ को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। रियासत पाकिस्तान ने 50 बरस तक तो इस पे कोई जुम्बिश नहीं की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अहले पाकिस्तान ने भी उनको बुलाए रखा। हमने 2004 से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हर 16 दिसंबर को हम छोटा से छोटा भी प्रोग्राम हो, बड़ा भी हो, जो भी है, जिस सतह पे भी हम कर पाए, हमने उनको याद रखा कि वो हमारे मोहसिन हैं जिन्होंने दिफाए पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ दी। 6 से 7 लाख लोग शहीद हुए और हज़ारों की तादाद में ख़वातीन की अस्मत दरी हुई, बच्चे यतीम हुए, हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा। तो ये भुलाने वाले लोग, भुलाने की तारीख़ नहीं थी, लेकिन अफसोस के हमारे लोग भी और अहले पाकिस्तान ने भी इनको भुलाए रखा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस चिराग जला के रखने का फ़ायदा ये हुआ कि अब रियासत पाकिस्तान ने भी सरकारी तौर पर 16 दिसंबर को रिकग्नाइज़ किया है और पिछले साल से इस रस्म का आगाज़ हुआ है कि हर साल 16 दिसंबर को अफवाज पाकिस्तान के तमाम बैरिक्स में कुरान ख़ानी, दिन का आगाज़ 16 दिसंबर को कुरान ख़ानी से होता है और शोहदाए मशरक़ी पाकिस्तान को ईसाल सवाब से दिन का आगाज़ होता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस का जो है ये जो हम करते रहे हैं, तो आप ये देखें कि ये समर आवर साबित होगा। अफवाज पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस के जवानों को, जिन्हें 50 बरस तक याद नहीं किया गया, लेकिन उनको बुलाया गया, उनको इज़्ज़त व तकरीम से नवाजा गया। तो ये जो इक़दाम है, ये भी समझ लें कि उसका यादा है कि अगर हम उनको, शोहदा को, उनकी कुर्बानियों को, उनके जो वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान के लिए खड़े हुए थे, उनके इन तमाम सेक्रीफाइस को याद रखा गया। तो ये तसलसल कायम रखने का नतीजा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ मुहिबान पाकिस्तान फाउंडेशन को हासिल है कि हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला कल आज इस प्रोग्राम के बाद भी हम एक बड़ा जलसा शाह फैसल चौक पे औरंगी टाउन में कर रहे हैं जी। और ये अच्छा जी, मैं ये मुमताज़ साहब, ये बात मैं आपको ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो बात यह है कि जब इस पाकिस्तान का फ़ाल हुआ तो हमारे घरों के अंदर कई दिनों तक खाना नहीं बना और रोने का ये आलम था कि हमारी माँ या वो सारी माएँ जो हैं इस कदर रोती थी। उसमें ये था कि हमारा जो कभी हमारे अफवाज पाकिस्तान ने, कि मुसलमान फ़ौज ने जो हथियार डाले, वो पाकिस्तान की तारीख़ में, दुनिया की तारीख़ में कम इसके वाक़े मिलते हैं। फिर जब मैं स्टूडेंट लीडर था तो मैंने हर साल इसको मनाया और आपकी उम्र क्योंकि इतनी नहीं है जितने कि हमने, जब 1984 में हम आए तो हमने यहाँ पर बहुत बड़े जलसे किए हैं और बहुत ज़्यादा तकारीब किए हैं और इसके अलावा न सिर्फ ये किया है बल्कि लाहौर के अंदर इतना बड़ा जलसा हमने किया है जिसमें नवाज शरीफ भी आए थे और सरताज जदीद थे, जिसका भी नाम लें, सरदार अब्दुल कयूम भी थे, तो बहुत लोग आए थे। हमने उसकी याद को ताज़ा रखा है, ऐसा नहीं किया है। तो अब ये फरमाइए आप शकील साहब, मैंने तो इनको, क्योंकि बहुत नौजवान हैं, इनको तारीख़ का बहुत से बातों का पता नहीं है और हमारी खिदमत का भी पता नहीं है कि हमारी जितनी खिदमत है उसमें अभी अशीर भी वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमने काम किया, जितना बड़ा काम किया। जी आप फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सच टीवी में, सच बात के प्रोग्राम में मैं नुसरत मिर्ज़ा साहब का, जो कि इंसाइक्लोपीडिया हैं, मतलब है कि हमारी खुशनसीबी है कि मैं इनके प्रोग्राम में बैठा हूँ और जिस हवाले से ये प्रोग्राम हो रहा है उसके भी ये चश्मदीद गवाह से लेकर तमाम इनकी जद्दोजहद शामिल रही है। दूसरा ये है कि इस प्रोग्राम में मुमताज़ अंसारी साहब भी शामिल हैं, जो कि इस कॉज़ के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं।
फिर रज़ी आलम साहब हैं जो हमारे कम्युनिटी से ही हैं, एडवोकेट हैं। और सबसे बड़ी खुशनसीबी के हसन हबीब साहब जो एम्बेसडर भी रहे हैं और प्रोफेसर भी हैं, ये इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं इन सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, आज ये 16 दिसंबर का प्रोग्राम जो मतलब एक के हवाले से ये आज का प्रोग्राम है, आज का दिन है, दो हवालों से बहुत ज़्यादा मतलब ये दुनिया की तारीख़ में याद किया जाएगा। सबसे पहला हवाला तो यही है कि चूँकि इस दिन साने मशरिक़ी पाकिस्तान हुआ, और साने मशरिक़ी पाकिस्तान जब हुआ तो उसमें इस कम्युनिटी के जो लोग हैं ये प्रो पाकिस्तानी थे, वो वहाँ से हिजरत करके मशरिक़ी पाकिस्तान आए। और वो इस वजह से कि सबसे पहले जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी, उन्होंने 46 में दी, 50,000 लोग वहाँ, इनका मतलब है कि हमारे लोगों का इंतकाल हुआ, शहादत हुई, बहुत शहादत हुई। और उसके बाद कई लाख, 6 से 7 लाख अफराद फिर 71 में हमारे लोग मतलब है कि उनको शहादत उनको नसीब हुआ। और दूसरी बात ये कि मैं बताता चलूँ कि वो लोग हैं जो हर वक्त पाकिस्तान आर्मी से लेके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हर वक्त हर कदम इनके साथ रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि 5-6 दहाइयों का वाक़या है, 5 दहाई तो गुजर चुका, हमारी 3 नस्लें इसमें चली गई, आज तीसरा नस्ल इसके अंदर मौजूद है। और हमारे लोग आज भी उन कैंपों में मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया हुआ है। मोहम्मदपुर, उसमें से मीरपुर, मोहम्मदपुर, दिनाजपुर, सैदपुर, इस तरह मुकम 1-2 लाख दर्जनों इलाके हैं जहाँ पे हमारे लोग आज ज़िंदगी के उस कर्बनाक दौर से गुजर रहे हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। चलें, वो तो वहाँ मौजूद हैं। जो लोग यहाँ आ गए उनके साथ भी ये सिलसिला हुआ कि उनको भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। उनका शनाख्ती कार्ड का मसला आज भी यहाँ पे यकीन करें कि 1-2 नहीं, हज़ारों की तादाद में है। पिछले गवर्नमेंट में कुछ मसले हल हुए, मतलब कि हमारे मैनेज ने अपना थम लगा के हल किया, मगर आज भी हज़ारों लोग मौजूद हैं, उस सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि इन वाक़यात को, ये पहला वाक़या मैंने कहा 16 दिसंबर के हवाले से कि ये सारे प्रॉब्लम है। दूसरा वाक़या जो मतलब 16 दिसंबर के हवाले से याद किया जाएगा वो आर्मी पब्लिक स्कूल जो पेशावर का धमाका है, उससे हम याद करते हैं। इन तमाम सानियात को ज़ाहिर है मतलब है कि हम इस सबक सीखते हैं। हमें चाहिए कि इस सब देखिए दुश्मनान ने कैसा बड़ा हमला किया कि एक उस गम में अभी हमें मुब्तला भी थे कि एक आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या कर दिया इसी रोज़। देखो सर, दुश्मन एक ही है, दुश्मन एक ही है। उस वक्त भी दुश्मन हमारा मतलब वही था जो रोज़ रोशन की तरह आया है। इंडियन मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट ने ये तमाम चीज़ें की, हमारे भाई को हमसे जुदा किया और एक मुल्क को बना दिया। और यहाँ पे भी सानिया मशरिक़ी पाकिस्तान का वाक़या करने के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल में भी वही दुश्मन है हमारा। तो लिहाजा चुनावी दिन वो जो हमारा गम का दिन था, गम को बढ़ाने के लिए किया, बढ़ाने के लिए। सर मैं बताऊं कि ये जो हमारा सानिया मशरिक़ी पाकिस्तान का वाक़या है, उस वक्त से लेके 71 से लेके 76 से मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ अकाबरीन हमारे जद्दोजहद रात और दिन करते रहे, जिसमें बेशुमार लोग हैं, जिनमें से तो बहुत सारे लोग मतलब है कि वो इस दुनिया से चले गए। आज इस मतलब है कि मौजूदा दौर में मुमताज़ अंसारी साहब हैं जो मोहब्बत पाकिस्तान तहरीक के हवाले से जदोजहद करें। हम तमाम लोग, तमाम दोस्त, हम सब साथ हैं। चूँकि ये कम्युनिटी का मसला है, मैं समझता हूँ कि इस सानियों को सामने रखते हुए सबक हासिल करना चाहिए और फिलफौर जो लोग मशरिक़ी पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहिए। और यहाँ जो लोग आ चुके हैं, इनके शनाख्ती कार्ड का मसला और दीगर मसले, उनको मैं समझता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि आज पाकिस्तान में अगर कोई इलाका शहीदों के हवाले से कोई शहर है तो वो औरंगी टाउन का इलाका है, जो शहीदों के हवाले से भी और गाजियों के हवाले से भी, मस्जिद कॉलोनी भी है, मस्जिद कॉलोनी भी है। मैं कहता हूँ कि ये वो इलाका है जो मतलब है कि समझ लें कि गाजियों के हवाले से सबसे बड़ा शहर आबाद है, तो औरंगी टाउन और मस्जिद कॉलोनी नंबर 1, नंबर 2 और दीगर इलाके हैं। ये है मिर्ज़ा साहब के तमाम मामला। जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं रज़ी आलम साहब से बात करना चाहता हूँ। रज़ी आलम साहब, देखिए एक बात ये हुई कि आपने देखा कि वो सारी ज़िंदगी आपका बहुत से हम बहुत अरसे से हम एक साथ हैं एक दूसरे के, तो हमने जिस तरह की जद्दोजहद की वो हमने एक तो सबसे बड़ा ये काम किया कि जब हम वज़ीर बने पहली दफ़ा 1992 में, तो हमें याद है कि हमने कुछ 2000 के करीब नौकरियाँ सिर्फ इस इलाके को दी, जहाँ पर MQ ने एक भी नहीं दी थी उस वक्त तक। बड़े बड़े ओहदेदार तो उनके थे लेकिन एक मुलाजमतें नहीं दी थी, लेकिन मेरे पास जो मुलाजमतें थी, क्योंकि मैं लेबर का मिनिस्टर था, मेरे पास वो भी था, तो वो सब मुलाजमतें यहाँ पे दी। और इसको बहुत ज़्यादा हमने हमेशा उजागर किया और यही बात कहते रहे कि ये जुमले मेरा है कि पाकिस्तान में के लिए जो कुर्बानी जिन्होंने दी वो 2 मरतबा पाकिस्तान जिस बिरादरी ने दी वो बिहारी बिरादरी है, और बाकी लोगों ने, हम लोगों ने एक दफ़ा बिरादरी। ये मैं तकरीरों में अपने वहाँ पे हज़ारों तकरीरें की हैं मैंने वहाँ पर औरंगी के अंदर।
इसके अलावा मैं एक बात कहता था, वो खुलेआम कहता था, लिखता अलग था, यानी ये मेरी तहरीरें भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं इस सिलसिले में। ये बात भी मैं कहता था कि मैं सवाल करता था फ़ौज से कि आपका तो ये इल्ज़ाम है, आपका ये रिकॉर्ड है कि आप अपने जो शहीद होते हैं, जो आपके साथ जंग करते हैं, दुश्मन के साथ आपके साथ मिलकर जंग करते हैं, उनकी लाश भी आप नहीं छोड़ते, अपनी 10 आदमियों को कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन उसको लाश साथ लेके आते हैं। आपने कैसे 2.5 लाख आदमियों को वहाँ छोड़ा हुआ? ये सवाल भी मैं उनसे करता था। और बिलाखिर हमने देखा कि पिछले साल ये बात जो हुई वो आपके ज़रिए हमें पता लगी, रज़ी आलम साहब के ज़रिए पता लगी कि वो फिर उनको पजीराई मिली है। इस पर आप फरमाएं। सबसे पहले मैं सच टीवी और मोहतरम नुसरत मिर्ज़ा साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे फोरम पे हमें मदऊ किया, लब कुशाई का मौका दिया। मिर्ज़ा साहब की शख्सियत किसी ढकी छुपी नहीं है, सोशल एक्टिविटीज़ और औरंगी के हवाले से बहुत काम किया। और इनके एक दोस्त मोहतरम अफजाल मोबिन साहब, उनके साथ भी कई प्रोग्रामों में बनफ्से नफीस तशरीफ़ लाए, और उन हालात में जब औरंगी के हालात भी बहुत ख़राब थे। आज जिसके लिए हम यहाँ जमा हुए शोधाए पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मोहब्बत के बहुत से दीवानों को देखा है, लेकिन ऐसे दीवाने आपको नहीं मिलेंगे। बिहार के मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि जो इलाका पाकिस्तान बनने जा रहा है तो उनके नक्शे में बिहार का हिस्सा शामिल नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने कायद-ए-आज़म की आवाज़ पे लब्बैक कहा और खुलेआम उनके साथ तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, जिसकी पादाश में हिंदुओं ने 1946 में सिर्फ सूबा बिहार में 50,000 से ज़्यादा लोगों को कत्लेआम किया, शहीद किया। मासूम लोगों, बच्चियों को, ख़वातीन को, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। और जो कुछ लोग कैंपों में चले गए, इधर उधर चले गए, उन्हें मजबूर किया कि वो यहाँ से हिजरत कर जाए। बिहार के मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों के सदक़े ये पाकिस्तान वजूद में आया। ये लोग मशरक़ी पाकिस्तान जब पहुँचे तो वहाँ पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। उस वक्त इंडिया ने बदला लेने के लिए वहाँ के बंगालियों को उकसाया, साजिश की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाए पाकिस्तान तोड़ने के लिए। तो उस वक्त भी ये मुहिब वतन पाकिस्तानी, जिसे उर्फ आम में बिहार। साहब एक मिनट आप इंतज़ार कीजिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। नाज़रीन कराम, यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे जाने से पहले जो रज़ी आलम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं गुजारिश करूँगा कि उसको जारी रखें। इस पाकिस्तान में जो हमारे साहब का मशरक़ी पाकिस्तान है, वहाँ जब इंडिया की साजिश से और वहाँ के बंगालियों को बहकाया, उन्होंने बांग्लादेश बनाने के लिए एक तहरीक चलाया पाकिस्तान तोड़ने के लिए, तो उस वक्त भी वो मुहिब वतन पाकिस्तानी, जिसे उर्फ आम में बिहारी कहा जाता है, वो सबसे आगे आके खड़े हो गए और पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े रहे। वहाँ के बंगालियों ने उनसे कहा कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको खुशामदीद भी कहेंगे और आपको यहाँ रहने की इजाज़त होगी। लेकिन जिसने अपने खून देकर पाकिस्तान बनाया, वो कैसे गवारा कर सकते थे कि पाकिस्तान के लिए हम गद्दार बन जाए या पाकिस्तान को तोड़ने की बात करें। वहाँ के लोगों को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर हमने इनका साथ नहीं दिया तो हमें तहत कर दिया जाएगा, हमें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। उन्हें कर दिया गया। 1971 में पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अफवाज ने दफ़ाए पाकिस्तान के लिए EPCF कायम किया, इस पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स। तो बिहारी नौजवानों ने हज़ारों की तादाद में शमूलियत इख्तियार की और चंद हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तानी अफवाज के साथ मिलकर बॉर्डर पे इंडियन आर्मी और दहशतगर्दों का मुकाबला किया और अपनी जानों का नज़राना पेश किया। इसकी पादाश में जो वहाँ के लोग थे, इंडियन पूरा खुलेआम सपोर्ट था। उन्होंने शहर का शहर उजाड़ दिया। मैं चंद शहरों का नाम भी आपको बताता हूँ: पाकसी, संटाहार, कुश्तिया, मेमन सिंह, खुलना, दिनाजपुर, यहाँ के और दीगर शहरों में एक शख्स को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने पूरा शहर तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन एक बात तारीख में जिंदा है कि इन लोगों ने शहीद होना तो गवारा किया, तबाह बर्बाद होना गवारा किया, लेकिन पाकिस्तान का झंडा हमेशा सर बुलंद रखा
और तारीख में अपने आप को मुहिब वतन कहलाना पसंद किया, गद्दार वतन नहीं। बंगालियों का नारा था कि अगर आप जय बांग्ला का नारा लगाते हैं तो हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। जय बांग्ला माना जिए बांग्ला, जिए बांग्ला जी, तो हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और नहीं तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। और उन्होंने करके दिखाया। आज भी जो लोग बांग्लादेश की कैंपों में पिछले 51 साल से मौजूद हैं, उनकी कई नस्लें गुजर गईं और उनके लबों पे आज भी पाकिस्तान का तराना गूंजता है। आज भी वो 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं और पाकिस्तान की तरफ नजरें हैं कि कौन सा वक्त आएगा कि हम पाकिस्तान जा सकेंगे और हम आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले सकेंगे। और आपको ये भी अर्ज़ करूँ सर, ये बहुत अच्छा फोरम है कि पाकिस्तान बनाने के लिए 2 वक्त कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी पाकिस्तान के लिए हमा वक्त जान देने को और उसकी सपोर्ट के लिए वो तैयार है। पाकिस्तानी अफवाज अब गवर्नमेंट को वो बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। नहीं, पाकिस्तानी अफवाज ने बहरहाल आपने जो बात इस दफ़ा पिछले साल जो की है वो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी गलती को दुरुस्त किया है और गलती को करके जो अपने साथियों को जो उनके साथ में इस पाकिस्तान राइफल के लोग थे या जो भी लफ्ज़ है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इज्जत बख्शी और जो उनका हक था। एक और जुमला और फरमाइए। अच्छा, EPCF के जवानों को जिन्होंने वहाँ कुर्बानी दी 1971 में, तो 51 साल के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अफवाज ने उन्हें इज्जत की निगाह से देखा, उन्हें इज्जत दी, उनको कुछ मुआवजा भी दिया, उनको गले लगाया, उनकी तारीफ़ें भी की कि ये असल में पाकिस्तान के हीरो ये हैं। और ब्रिगेडियर शमशाद अहमद जो है वो इसके दाई हैं और इनके पीछे बैक में वो थे मिर्जा जो आज का चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी है और ब्रिगेडियर साहब का नाम भी ले लीजिए। अच्छा, ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक साहब ने अपनी किताब हुमायूं दोज़ख में खुलेआम ये लफ्ज़ लिखा है कि सरेंडर के बाद पाकिस्तानियों का वो मुहिब वतन तबका जिसे उर्फ आम में बिहारी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जुल्म व सितम का निशाना बना। ये हमारे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है और जितने पाकिस्तानी अफवाज के जवान हुआ थे वो भी इस चीज़ के गवाह हैं कि नौजवान बिहार ने जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो उनके शाना बशाना रहे और उनकी भरपूर मदद की, जिसके तहत उनको काफ़ी वहाँ पजीराई मिली और बंगालियों ने फिर उनको तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा जी, अब साहब मैं हसीब हसन साहब की तरफ आता हूँ, सफ़ीर साहब के। सफ़ीर साहब, अब ये थोड़ी सी बातें, ये जो बातें हमारे तीनों भाइयों ने की हैं, इनके साथ में जो आलमी साजिश है इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, बात ये है कि जब पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अयूब साहब के दौर के अंदर 1962 में रहबर 1 और रहबर 2 छोड़ा, तो यहाँ के सफ़ीर ने जो किताब एक आई है कि नेवर एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उसमें ये बात तहरीर है कि इसके बाद में जब उसमें सफ़ीर ने एक ख़त लिखा अमेरिका के सदर को कि साहब ये अगर अब पाकिस्तान इसी तरह से रहा तो फिर ये कोई बैद नहीं है कि पाकिस्तान 20 सालों के अंदर दुनिया की आलमी ताकत बन जाए। उसके बाद में उसी किताब में लिखा है कि उसमें सदर साहब ने उस लेटर पर लिखा फिक्स इट, यानी पाकिस्तान को फिक्स कर दो। तो आपको याद होगा कि इसके बाद में 65 की जंग हुई, फिर इसके बाद में 71 की जंग हुई, अयूब को निकाला और वो दौर वो था कि जब अयूब का सुनहरा दौर था। जो भी तरक्की, जो ईस्ट पाकिस्तान की भी बात भी करें तो अयूब साहब ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी आज भी जितनी तरक्की की है वहाँ अभी भी तरक्की वो नहीं हो सकी है। जो स्टेशन है रेलवे से उसने बनाया, एयरपोर्ट उसने बनाया, बहुत सारे ऐसे तारीख़ी जो चीज़ें हैं वो अयूब के दौर में बनी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो 5 साला मंसूबा था वो थाईलैंड लेके चला गया, मलाइशिया ले गया, जो भी मुल्क लेके चला गया, साउथ कोरिया ले गया, जो भी ले गया वो तरक्की के मनाजिर तय करता गया। लेकिन पाकिस्तान को 2 वाक़यात हुए, अयूब साहब को निकाला बेइज्जती करके और आईया को किया और फिर इस पाकिस्तान का साइन हुआ जो कि एक आलमी साजिश थी। इस पर दोषी डालिए जी। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। देखिए, आलमी साजिश में तो कोई कलाम नहीं। आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया उससे पहले जो अमेरिकी कौंसल जनरल था ईस्ट पाकिस्तान में, उसका बड़ा फेमस है ब्लड टेलीग्राम के नाम से, जिसमें उसने खाका खींचा है कि मुजीबुर रहमान ने गो के वो बाहर तो ये ऐलान करते थे कि वो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अमेरिकियों से 60s में ही मदद मांगी थी ताकि वो बांग्लादेश बना सकें। तो ये एक आलमी साजिश तो थी। फिर रूस का बड़ा किरदार है। रूस ने इंडिया की मोहब्बत में
इंडिया को नहीं, हथियार भी वो दिए। हमारे हमें बेइज्जत करना चाहता था, इसलिए कि हमने 2 मौके पर, क्योंकि जी, वो पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता था, वो हमने फेल किया। जनरल अकबर वाली जो बातें जी, थी। तो इसमें तो कोई कलाम नहीं कि वेस्ट भी और अमेरिका भी और दूसरी ताकतें भी पाकिस्तान से घबराई हुई थी। जैसे आपने रहबर का जिक्र किया प्रोग्राम का, रॉकेट का, जिस वक्त रहबर पाकिस्तान ने छोड़ा था सोनमियानी से, जो कराची के करीब से, तो उस वक्त सिर्फ 2 ताकतें थी दुनिया में जिन्होंने ये प्रोग्राम था, स्पेस का प्रोग्राम पे था, स्पेस का प्रोग्राम था, रूस और पाकिस्तान। अच्छा। तो दुनिया में काफ़ी, उस वक्त अमेरिका भी नहीं था। नहीं, अमेरिका इनफैक्ट हमसे डेटा ले रहा था, ठीक है। इस इलाके का डेटा हम अमेरिका को प्रोवाइड कर रहे थे। तो सूरत हाल ये है कि इसमें साजिश तो ये कंफर्म बात है कि अमेरिका के पास नहीं था। नहीं, ये 2 ही प्रोग्राम नहीं था। 2 मुल्क थे जिन्होंने किया था। अमेरिका उसमें स्टडी उसमें था भी, उन्होंने लॉन्च नहीं किया था। नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे प्रोग्राम को अमेरिकन सपोर्ट हासिल थी, ये नहीं था कि हमें उनकी लेकिन सपोर्ट। बाद में तो स्पार्को को डेड कर दिया। जी, बाद में तो वो स्पार्को, तो ये एक हद तक साजिश थी। फिर पाकिस्तान की तरक्की भी जो थी वो लोगों को खटक रही थी, बहुत सारे ममालिक उससे परेशान थे, हमारे पड़ोसी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अमेरिकन खुद लिखते हैं कि वो जो हमारे सेक्रेटरी थे उस ज़माने के, वो बिकाऊ माल नहीं थे, उनको वो कहते थे शाहीन है ये। बिल्कुल। तो अब इस पूरे उसमें अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो इंडिया को भी नापसंद था। इंडिया के साथ रूस जो उनका दिफाई हलीफ था वो भी उससे खुश नहीं था। अमरीकी भी परेशान थे, गो कि हम उस वक्त उनके हलीफ थे, लेकिन 62 के बाद से अमेरिका का रवैया तब्दील होना शुरू हुआ था। और 65 की जंग के बाद अमेरिका ने हम पे दिफाई सामान की पाबंदी लगाई थी। उससे पहले भी जब अफ़गानिस्तान के साथ जंग में 50s में हमने अमेरिकी हथियार यूज़ किए थे, तो हमें ठीक ठाक डांट पड़ी थी कि भाई ये हथियार आपको अफ़गानिस्तान के लिए नहीं दिए गए थे। तो भाई अगर हमारे पास हथियार है और हम पर हमला कोई करता है तो हम क्या करें? आपको अगर इजाज़त दें तो मैं जनरल हमारे जो गवर्नर साहब रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, मोइन हैदर साहब ने, जनरल मोइन हैदर साहब ने हमें अपने प्रोग्राम में एक बात बताई कि जो इमदाद हमें मिलती थी, उन्होंने तकरीर में अपने कहा, हमारे पर रिकॉर्ड में मौजूद है, उन्होंने कहा जो इमदाद हमें मिलती थी, मिसाल के तो 10 गोले मिले तो हम 3 चलाते थे और 7 रख लेते थे। बिल्कुल। वो 7 हमने 65 की जंग में इस्तेमाल किए। जी, अब फरमाइए। तो 65 की जंग होती है। 65 की जंग में भी अगर आप गौर से देखें तो 62 के बाद से, गो के रूस का हलीफ था इंडिया, अमेरिका ने सारी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की थी चीन के ख़िलाफ़ इंडिया को। और उस ज़माने में ही जो पहाड़ों पे न्यूक्लियर डिवाइसेस लगाई गई थी ताकि चीन को चेक किया जा सके, तो उनमें से एक बर्फबारी में बह गई। वो अभी तक वो खतरा है उसका कि वो किसी वक्त फ्लड आ जाएगा, मिली नहीं है। तो एक अजीब सी सियासत चल रही थी कि जो हमारे दोस्त थे, नहीं, ये बात थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। हाँ, देखिए, एक ज़माना ये था कि मैं, अगर आप इजाज़त आप करेंगे, नहीं आप करें, क्योंकि इस पर हमें प्रोग्राम भी कर चुके हैं। हुआ ये था कि जब जिस ज़माने में चीन बंद था और उस तक रसाई मुमकिन नहीं थी, तो अमेरिका के जासूसी सिस्टम भी फेल था। तो अमेरिकनों ने ये सोचा कि इनको करने के लिए हमें यहाँ पर कोई ऐसी डिवाइस लगानी चाहिए कि जिससे वहाँ की हम मुखबरी कर सकें, रेडिएशन के ज़रिए से हम पता लगा सकें ये लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर ये सवाल पैदा हुआ कि अगर हमने वहाँ पर कोई डिवाइस लगा भी दी तो उसकी लाइफ क्या होगी, क्योंकि पहाड़ पर हिमालय के ऊपर चढ़ने के लिए एक वक्त दरकार है, वहाँ पर तूफ़ान आते हैं, तो एक दफ़ा भी हम लगा देंगे, कोई एंटीना लगा देंगे तो वो तो तबाह हो जाएगा। और फिर तबाह ना भी होगा तो फिर उसकी बैटरी ऐसी होगी कि वो डैमेज हो जाएगी और एक उसकी लाइफ है। तो उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर बैटरी लगा देते हैं। सो न्यूक्लियर बैटरियों का एक जाल उन्होंने बिछाया, जिसमें से एक बैटरी गायब हो गई। आज तक वो गायब है, और जिसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है, जिसके बाद में वो ये कहते हैं कि एक दिन ये जो है पूरा ग्लेशियर जो है हिमालय का जो ग्लेशियर है पिघल जाएगा, क्योंकि वो एटमी वो जो बैटरी है वो उसकी तो कोई लाइफ नहीं है ना, वो तो सारी इन्फिनिटी लाइफ है उसकी सारी, वो सारा बर्फ़ को पिघला देगी एक दिन। जी फरमाएं, अब आगे चलें। तो ये इसका अच्छा हो गया, आपने सवाल कर लिया। गो के हम दोस्त थे, फिर भी अमेरिका जो था उसका टिल्ट इंडिया की तरफ था, और इंडिया जो था उस वक्त बिल्कुल रूस का वो था, उनके दिफाई मुआहदे थे और उनका हथियार, अमेरिका का फिर भी एजेंट था, फिर भी अमेरिका का एजेंट था। अमेरिका को फिर भी उम्मीद थी कि इंडिया आज नहीं कल उनके साथ आ जाएगा।
उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन कौंसल जनरल जो ईस्ट पाकिस्तान में था, उसने एक बड़ा मशहूर वो लिखा टेलीग्राम, जिसको ब्लड टेलीग्राम के नाम से कहते हैं, क्योंकि उस डिप्लोमेट का नाम ब्लड था। तो ब्लड टेलीग्राम जो था उसको जो अब नाम याद है आपको? नहीं, मुझे उसका ब्लड के नाम से याद है, ब्लड टेलीग्राम के नाम से बड़ा मशहूर है, आप इंटरनेट पे जाएंगे देखेंगे। तो ब्लड टेलीग्राम से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि अमेरिका उस साजिश का हिस्सा था जिसमें अवामी लीग चाहती थी। ये बात और है कि मुजीबुर रहमान आखिर वक्त तक ये जाहिर करते रहे जैसे वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते। आखिरी वक्त में एक हमारे पास क्लिप भी है जिसपे कि वो उसने भुट्टो से कहा था कि मुझे लीडर बनना चाहिए, हमारे पास क्लिप है लेकिन हम चलाएंगे नहीं उसे। जी अच्छा, तो इस पूरे उसमें अगर आप गौर से, अच्छा हमारे जो दोस्त थे उस वक्त, चीन ख़ास तौर पे 71 में चीन बहुत कमज़ोर था। चीन के साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि उनके अपने जो प्रॉब्लम थे उनमें ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल वो लिन प्याओ साहब जो थे, मार्शल लिन प्याओ, उनका इख्तिलाफ हो गया था गवर्नमेंट से। वो एक 2-3 पाकिस्तान के जहाज से जो हमने लीज पे चाइना को दिए थे, ट्राइडेंट, क्योंकि वो शोर ये भी बता दें कि हम लीज पे देते थे उन्हें, हम उधार देते थे, तो बैंक सिस्टम हम देते थे चीन को। अभी जो बातें करते हैं, वो जो थे उस जहाज से वो फरार हो रहे थे, तो चाइना ने अपना जहाज खुद गिरा लिया था मंगोलिया के ऊपर। तो उस वक्त और चीन ने इसीलिए तकरीबन मई में 71 में पाकिस्तान को ये कहा था कि आप बांग्लादेश का मामला सॉल्व कर लें पॉलिटिकली, क्योंकि अगर कुछ होता है तो हम मदद को नहीं आ सकेंगे। तो हमारे सामान तो दे दिया था उसने हमें बहुत सामान। तो देखिए सामान की भी बड़ी अजीब तारीख है। जब 65 की जंग के बाद हम नुकसान में हो गए और हमारे टैंक और जहाज़ तबाह हुए थे, तो हम चीन के पास गए मांगने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने तो पाबंदी लगाई हुई थी। तो उन्होंने जो थे चीनी रहनुमा जो थे, उन्होंने ये हुक्म दिया कि जो जहाज़ तैयार हैं, टैंक तैयार हैं, पाकिस्तान को दे दो। माओ ज़ेडुंग की अजमत थी, PLA एयरफोर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स भी, और उनकी जो ये थे बाकी ग्राउंड फोर्सेस जो थी, जो हथियार था वो दे दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी तो रूस से लड़ाई हुई उस जमाने में, 67 में 72 डिवीजन फौज आमो रिवर के दोनों तरफ खड़ी थी। तो रोज़ उनके कोई जहाज़ गिर रहे थे, तो एयरफोर्स ख़ास तौर पे बहुत रोई कि आप हमारे जहाज़ ना दें, इनको 2-3 साल बाद जो बनेगा वो दे देंगे। माओ ज़ेडुंग ने कहा नहीं, इनको अभी चाहिए, आप इनको अभी दें। तो एक बात और कह दें, याद दिला दें कि एक बात और भी थी कि हमारे अमेरिका का एक अड्डा जो था ढाका में भी था, जो कि हम ईस्ट पाकिस्तान के जरिए से रशिया को ऑब्जर्व करते थे जी, लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किया कभी इसको। अच्छा, फिर हमने बडावीर वाला जो वाक़या हुआ था जिसमें रूस ने इनका धमकी दी थी, SR-80 गिरा लिया था, उसके बाद हमने अमरीकियों को फ़्लाइट कैंसिल कर दी थी। उन्होंने कहा जी अब आप ये नहीं करेंगे। फिर उन्होंने PIA के जहाज़ जो पर्ल रूट पे चलते थे, कराची, शंघाई और टोक्यो, उसमें कैमरे फिट करके कोशिश की। तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि जो वाहिद हमारा उभरता हुआ दोस्त था। और देखिए ये जो दोस्ती है उसमें अगर हम चुनलाई को हिस्सा ना दें तो ये बहुत ज़्यादती होगी। 1955 की बेंडूंग कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी डेलीगेशन ने खड़े होकर चीन के ख़िलाफ़ बहुत तकरीर की, और चीनी बहुत नाराज़ थे, और डेलीगेशन जो था राइट ऑफ रिप्लाई में पाकिस्तान को जलील करना चाहता था, क्यों हम सियाटो सेंटो के मेंबर थे। तो चुनलाई ने तारीखी लफ्ज़ बोले, उसने कहा ये इस वक्त इनकी मजबूरी, इनको बर्दाश्त कर लो, ये हमारे दोस्त हैं फ्यूचर के। और आप देखिए कि 7 साल के अंदर अंदर चुनलाई की प्रोफेसी सही साबित हुई, और हम चीन के उस वक्त से लेके अब तक ऑल वेदर फ्रेंड हैं, और चीन ने भी हमारा हर वक्त पे साथ दिया है। जी नाज़रीन, हम ये लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, अब उसका हम दूसरा दौर शुरू करते हैं और मुमताज़ कुरैशी साहब से बात करते हैं कि देखिए मुमताज़ साहब, आपने कितना हमने सफ़र किया है और कितने आलमी मामलात को भी ज़हर बहस लाए हैं। अब आप फरमाएँ कि हम बेहतरी के लिए, यानी हमारे भाइयों की बेहतरी के लिए, इस पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ है कि वहाँ पर इस पाकिस्तान में जाऊँ। 2010 में मैं गया था और वहाँ जाकर मैंने उनसे इस्तदा की, उनके मशारों में भी हिस्सा लिया, मैंने उनके शायरों से भी मिला, मैं उनके दानिशवरों से भी मिला, और सब के सब बेचारे बड़े मुज़महिल भी थे। मैं मोहम्मदपुर भी गया, मैं वहाँ पर सारे लोगों जो जिनके अच्छे रेलवे में जो काम करते थे वो लोग अच्छी हालत में थे, उनसे उनके घरों पे भी गया। तो अब कि जो वहाँ की सूरत हाल है, जो लेटेस्ट सूरत हाल है, एक तो वो बात बताएं, और दूसरी बात ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं वो बताएं, क्योंकि अब हम फाइनल जो अपना स्टेज है उस पर जा रहे हैं, तो बेहतर बजाय इसके कि हम इस पर करें, तो हमारे पास अब मसाइल के हल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जी
बहुत शुक्रिया सर। वो बात ये है कि हम अब तो इस स्टेज पे पाकिस्तान पहुंचा हुआ है कि मैसूरीन का बोझ उठाना हमें खुद नज़र आ रहा है कि अगर वहाँ से अब जो उनकी तादाद है 5 लाख हो गई है, बांग्लादेश का अभी हालिया जो सर्वे आया उसके मुताबिक, और पाक फ़ौज ने भी सर्वे कराया तो उसके मुताबिक 5 लाख तादाद है, तो वहाँ से 50% लोग तो अब खुद भी नहीं आना चाहते। और अगर उनको लाया जाएगा तो यहाँ पर जो हालात हैं वो इस किस्म के मवाफिक नहीं है, लामहला मसाइल पैदा होंगे और मुल्क के अंदर ऐसे मामलात पैदा होंगे। तो ये ताख़ीर जो है, ये जो रियासत ने की है, जो जिसकी आपने ख़ुद तर्जुमानी कर दी कि फ़ौज का तो ये दावा है कि वो अपने ज़ख्मियों को और अपने शहदा को भी नहीं पीछे छोड़कर 10 और लाशें गिरा देंगे। हाँ, लेकिन अपने उसकी लाश को नहीं छोड़ेंगे। तो ये 50 साल 51 साल नहीं गुजरना चाहिए था, वो तमाम लोग जो है पाकिस्तान आ जाने चाहिए थे। लेकिन अब जबकि इस मकाम पे पाकिस्तान पहुंच गया है तो हम अब क्या कह सकते हैं इस पे। ये तो ख़ुद एक अंधे को भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान ख़ुद मुतहम्मिल नहीं है अपने मामलात को। तो ये तो एक अगर आप ये कहें इस बात को कि भाई वो लोग अगर आएंगे भी तो वो खुद कारीगर लोग हैं, उनका वो पाकिस्तान पे बोझ नहीं है, बोझ नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ चाहता हूँ, असल बात ये है कि वो तो कारीगर लोग हैं। कारीगर वो लोग, आप जब मैं पहली दफ़ा औरंगी गया था तो 2 कमरे का मकान होता था और एक कमरे के अंदर एक छोटी सी उन्होंने मशीन लगाई होती थी, कोई प्लास्टिक की बना रहा है, कोई कागज़ की थैलियाँ बना रहा है। तो वो तो मैंने ये कहा था, और बदकिस्मती मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने कहा था कि ये तो आइंदा चलकर जो है ताइवान बनने जा रहा, क्योंकि ये तो खुद अपने तौर पे कमाते हैं। लेकिन फिर बाद में जब MQ घुसी है वहाँ पर तो उसने तबाही बर्बादी लिया। जी फरमाएं। औरंगी टाउन के बारे में तो वर्ल्ड बैंक का भी ये है कि ये वो वाहिद बस्ती है कच्ची आबादी जिसको के बेहंगम तरीके से छोड़ दिया गया, और ये ख़ुद इन्होंने खुद आबाद हुए, खुद अपनी गलियाँ बनाई, खुद सड़कें बनाई, खुद सफाई सुथराई। ऐसा नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रईस अमरोही साहब ने जो रईस अमरोही कॉलोनी है उसमें वो उन्होंने बनवाई, और हमसे भी, मेरे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है उनका ख़त भी, हमने भी उनको जब हम बाहर रहते थे तो उनको पैसे भेजते थे। नहीं, वो ऐसा सब ने हिस्सा लिया है, ये बात नहीं आप इसको, वो बात ठीक है बेहंगम इसलिए बनी कि वो उसका कोई प्लानर नहीं था, वो अलग बहस है, लेकिन मदद सबने की। जी आप आगे। मदद से इनकार नहीं है, कहने का मकसद है कि रियासती सतह पे नहीं थी वो रियासत ने कोई उसमें अमल दखल नहीं है, ये इनफरादी तौर पे आपने कर दी, उन्होंने कर दी, हमने कर दी, सब ने की, पाकिस्तानियों ने कोई बात। मैं कहता हूँ पंजाब ने बहुत किया है। एक आबादी को गवर्नमेंट जिस तरह से आबाद करती है, वो नहीं बसाती है, प्लानिंग की जाती है। मस्जिद कॉलोनी को बसाया उन्होंने। जी, मस्जिद कॉलोनी में, जी बिल्कुल वो है। जी अच्छा, दूसरा ये कि जो इस वक्त यहाँ कराची में मस्जिद कॉलोनी है, लांडी है, कोरंगी है, औरंगी टाउन है, यहाँ पर जो बिहारी बिरादरी के लोग हैं उनको शनाख्ती कार्ड, हाँ ये मसला बड़ा सख्त है, ये बहुत जेन्युइन मसला है। इस पर क्या करें आप बताइए ना। इस पे जो है बड़ी कॉन्फ्रेंस करें, बिल्कुल क्या करें बताओ। इस पे जो है खुद मतलब पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को हम तो नहीं ये आदमी अरबाब इख्तियार को जब देखो ना, अगर किसी के अगर 10 बच्चे हैं तो जो बच्चा भी उनका दामन खींचेगा उसी को तवज्जो देंगे। नहीं सर, तो अगर हम इस पर कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई आपको उनको किस तरह से उनका दामन खींच कर उनको याद दिलाएं कि भाई इनका हक दें आप। जी बताइए, वो तरीका बताइए। इसके लिए मतलब दामन खींचने की जो भी तरीके हैं वो तो आपको पता है। और ये जैसे ये फोरम, मैं आपके मुझे सुनना चाहता हूँ, ये एक फोरम, एक तरीका है, ये एक फोरम है, यहाँ से आवाज़ उठे, यहाँ से भी इसकी निशानदेही की जाए। इसी तरह से आप कॉलम लिखते हैं, आपके असरात हैं, तो आप अपने जो भी आपके जो वो है, हम ये सोच रहे हैं कि अगर आप ये करें तो हम किसी स्टेज के ऊपर जो बड़े ज़ुमा कराम हैं, जो फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, जो हमदर्द भी हैं, हर एक को नहीं, जो हमदर्द भी हैं, उनको इस बात पर हम राज़ी करें, ख़त लिख कर भी और उनको बुला कर भी, वो मिलकर एक अपने आपके साथ में मशवरा करके करेंगे। तो यूनियन काउंसिल बनने को जा रहा है, मतलब एक हर इलाके में एक यूसी होगा। हाँ, तो अब मैं उस पर ये बात डॉक्टर साहब आपसे ये कहना चाहता हूँ। एक पहली बात तो ये है कि पहली बात जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है, जो मेरा सब फार्मूला है वो ये है कि आपके पास 2 MNA और 4 MPs हैं। जी सर।
सिर्फ औरंगी में है। जी जी। मजीद कानून का जिक्र नहीं है, हाँ। मजीद कानून को बांट दिया उन्होंने। तो हमें ये चाहिए कि कम से कम एक ऐसी कौंसिल बना लें जिसमें कि जो सारे के सारे वो बिहारी आ जाएं जो कि हमदर्द बिहारी हों, बिल्कुल। चाहे वो मुमताज़ साहब की सरबराही में हो या आपकी सरबराही में हो, लेकिन वो एक ऐसी अदारा बन जाए जिससे कि रज़ी आलम साहब हों, सब हों, ऐसे लोग बन जाएं जो कि ये काम कर सकें। ठीक है। और एक उससे 4 MP हमारे बन जाएं, 2 MNA बन जाएं, तो हमारा ये काम हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं। बाकी हम थोड़ी सी गाइड करेंगे और ठीक हो जाएगा। एक तो ये बात तय कर लें आप, मीटिंग करके आप आपस में। चलिए साहब, रज़ी आलम साहब आप फरमाएं। बहुत शुक्रिया सर। सर 2 बातें थी। एक तो ये है कि जो सबका इस पाकिस्तान बांग्लादेश में जो लोग मुकीम हैं अभी, तो ये उनका आइनी और कानूनी हक है और हमारी गवर्नमेंट पे भी लाजिम है कि उनके लाने का बंदोबस्त किया जाए। और ये भी एक बात वाज़ेह हो जाए कि वो लोग हुनरमंद हैं और आप पे या गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि गवर्नमेंट को वो अच्छे अंदाज में टैक्स पे करने वाले लोग हैं। एक चीज़ कराची के हवाले से बता दूं कि औरंगी टाउन में नामसाइद हालात के बावजूद लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग हैं, आपने खुद फरमाया, बहुत आगे बढ़ गए हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब हैं वालिदैन, लेकिन बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बनाया हुआ है और इसको प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो आपको याद होगा कि मैंने एक ज़माने में गारमेंट का सिलसिला शुरू किया था। यस सर। जहाँ तो ये तरक्की करने का एक राज ये भी है कि अगर घर में पेरेंट्स के साथ बच्चे काम कर रहे हैं, तंजीम होनी चाहिए ना। सर, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल पर्सन है और ये गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। और अभी चलो उनकी बात छोड़ दे, जो अभी लोग हैं नए जो हैं वो दूसरा तरीका है। ये तरीका ये है कि इनके लिए मसाइल जो है, एक तो शनाख्ती कार्ड का मसला किस तरह से हल हो, एक ये मसला हो कि इनके रोज़गार को कैसे मुहैया करें। ये 2 बातें इस वक्त हम कर लें। वो मसला क्योंकि सियासी ज़्यादा है, उसको एक बड़े पैमाने पर उठाना पड़ेगा। शनाख्ती कार्ड का मसला बहुत आसान है कि जिनका शनाख्ती कार्ड जारी किया जा चुका है और वो अगर 2 अफराद किसी की तस्दीक कर दें कि मैं इस शख्स को जानता आदमी की तस्दीक जो मैं कर दे, ठीक है, आपकी जो तस्वीर है कि इस शख्स को मैं 10 साल से जानता हूँ, 20 साल से जानता हूँ, पहले ऐसे ही हो जाता था कि ये पाकिस्तानी है और हम लिख के दे देते, हो जाता था और उसको शनाख्ती कार्ड मिलना चाहिए। तो ये तो सबसे आसान है, नियत के ऊपर डिपेंड है। अगर हम मसला हल करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हो सकता है। अच्छा जी, आप बताएं हसन नबी साहब, आप तो प्रोफेसर भी हैं। देखिए, शनाख्ती कार्ड का मसला है, जैसे मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दूं, जब मैं स्विट्जरलैंड गया तो 250-300 ऐसे लोग थे जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा था, पाकिस्तानियों का, क्योंकि उसमें एक शर्त थी कि कोई CNIC होल्डर वेरीफाई करे। अब वो जिस इलाके में रहते थे वहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं रहता था, कहाँ करेगा, तब वो क्या करेगा। तो जो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जी क्योंकि मैं एम्बेसी में हूँ, काउंसलर हूँ, तो मैं जिम्मेदार हूँ इनका। मैंने, आप यकीन माने, उन 250 आदमी की बगैर शक्ल देखे वेरिफिकेशन की और सबका कार्ड इशू किया। तो ये तरीका होता है। तो एक तरीका आप ऐसा इवॉल्व करें कि एक आदमी जो एस्टेब्लिश्ड हो, जैसे आप कह रहे हैं ना 2 CNIC मोहद्दीन के लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए। आप तो गवर्नमेंट डिफाइन कर दे, भले रिटायर्ड जज हो, रिटायर्ड मुलाजिम हो, रिटायर्ड जज हो, रिटायर्ड फौजी हो, रिटायर्ड मुलाजमीन हो। देखिए, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, मेरी तनख्वाह रोक ले, मैं भीख मांगने नहीं, उसको पकड़ ले, 18 ग्रेड का अफसर तक को इजाज़त दे दें आप, भाई ये काम कर लें। सर देखें ना कि हमारे 1 लाखों के तादाद में लोग EPCF में थे। अब चक्कर ये हुआ कि सर अभी जो उन्होंने दिए हैं वो 600 से 700 800 आदमी होंगे, करेगा ये भी हो जाएगा। मगर बाकी जो लोग हैं तो बेचारे मर गए 1000 के करीब। अब सर देखें ना, अब मसला ये है कि हमारे तो 3 नस्लों में 3 नस्लें चली गई सर, 3 नस्लें अभी हैं। अब वो बेचारे तो लाखों के तादाद। देखिए, होता ये है कि किस्मत का ये अल्लाह की मर्जी भी इसमें शामिल, अल्लाह की मर्जी शामिल, ठीक है सर। तो जो लोग मुसलमान हैं वो इस बात को जानते हैं। देखिए ना, एक बात मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, जब वो तकलीफ़ में होते हैं तो मैं उनसे सिर्फ एक जुमला कहता हूँ कि भाई हम हज़रत इमाम हुसैन से बड़े लोग नहीं हैं। देखिए, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासे थे, वो सरदार जन्नत फिरदौस हैं, नौजवानों के सरदार हैं जन्नत में। इसके बावजूद इनकी शहादत हो जाती है। इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो इस पर सब्र का जो आपका जो स्ट्रेटजी, मैंने एक लिखा है कि मुसलमानों की जो स्ट्रेटजी निज़ाम है, जहाँ उसमें आपके पास अबाबील जैसे का आपका सूरह फील मौजूद है कि साहब वो अबाबील की टुकड़ी आई और उसने उनको राख बना दिया। वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत भी एक हमारे लिए एक
एक बड़ी मशल राह है कि हमें सब्र करना चाहिए, और वो इससे बढ़कर नहीं हो सकता, क्योंकि ढाका का वाक़ा कितना भी हो, लेकिन ये हज़रत इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद तो इस लिहाज से हमें ये देखना चाहिए कि अब बाकी हम क्या कर सकते हैं। ये तो किस्मत में था, हमारी गलतियाँ होती हैं। असल में एक बात ये भी है कि ज़िंदगी के अंदर जब मौका हो रहा हो, उस मौके के अंदर जैसे आपने किया इस पाकिस्तान में जंग की, वो आपने बिल्कुल सही काम किया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया, पाकिस्तान के लिए बका के लिए किया, वो अल्लाह को पसंद आए होगा। किसी न किसी वक्त में आपके बच्चों को आपको नवाजेगा, वो जो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कैसे नवाजेगा। अब देखिए आज ये आलम है कि यजीद का नाम लेते हुए लोग बाग नाज़त भेजते हैं और हज़रत इमाम हुसैन को सलाम पेशते करते हैं, तो ये भी तो एक दूसरी दुनिया है ना जी। और दुनिया में कोई भी शख्स अपने बच्चे का नाम यजीद रखना पसंद नहीं करता, और इमाम हुसैन या हसन नाम हर एक आदमी रखना पसंद करता है, शौक से निशान। तो ये मैं जी फरमाना चाहता सर, सिर्फ मतलब है कि दो इशू हैं 16 दिसंबर के हवाले से। आज जो हम आवाज़ उठाते हैं, जलसे कर रहे हैं, एक शनाख्ती कार्ड, दूसरा जो वहाँ पे बेचारे हमारे रह गए, मैं समझता हूँ सर कि यहाँ पे हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें वापस पाकिस्तान, हमारे दाना लोगों को, जो शहर के दाना लोग हैं, ये जुमले जो है अब जो बिहारी शाकी होते हैं, ये जुमले बंद करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, हमें मदद नहीं की है, सब ने मदद की है और मदद करने को दस्तयाब है आपको। नाज़रीन का मैं तमाम इन आपका मेरे ख्याल में वक्त का जो हमारा वक्त है वो ख़त्म हुआ है, तो इख्तिताम पजीर क्या है। तो मैं सबसे पहले जनाब मोहतरम मुमताज़ हुसैन अंसारी साहब का, उन्होंने ख़ुद भी नाम रखा हुआ है, मुमताज़ हुसैन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन मुहब्बात पाकिस्तान फाउंडेशन के। मैं डॉक्टर शकील अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जनाब हमारे ब्रदर मोहतरम रज़ी आलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और भाई हमारे सैयद हसन हबीब साहब का कि आज उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और जो साथ साथ में कि हमारे पास दो दुख हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी यानी साना ईस्ट पाकिस्तान, और दूसरा जो है साना आर्मी पब्लिक स्कूल, दोनों पर हम गमज़दा हैं। लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें खैर आफियत के साथ में इस मुल्क को अब तरक्की के मनाजिर तय कराए, और जो लोग भी हैं इसके ज़िम्मेदार उनको सज़ा मिले, और जो मुस्तहिक जिनकी ज़रूरत हैं, जो भी उनके मसाइल हैं, उनको हल करें। नाज़रीन कराम, इसके बाद इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।